पुराने समय की बात है। उन दिनों अंग देश में राजा श्वेतकेतु का शासक था। उसके मंत्री का नाम था सुबुद्धि। सुबुद्धि कहने कोई सुबुद्धि था, दरअसल में तो उसके कर्म किसी दुबुद्धि से भी गए गुजरे होते थे। वह बुरे कर्मों में लिप्त रहता था और न्याय के नाम पर अन्याय काम किया करता था। उसके आचरण की खबर राजा श्वेतकेतु तक भी पहुंच चुकी थी, किंतु राजा ने उसे अभी तक यह हाजिर नहीं होने दिया था तक कि उसे सुबुद्धि के कुकृत्यों के बारे में पता चल गया है। दरअसल में राजा श्वेतकेतु चुपके चुपके किसी दूसरे मंत्री की खोज में लगा हुआ था, ताकि कोई योग्य व्यक्ति मिल जाए तो सुबुद्धि के स्थान पर उस व्यक्ति को नियुक्त किया जा सके। कुछ दिनों के बाद राजा को पता चला कि निकट के एक गांव में अरुण नाम का एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो बहुत योग्य है। वह व्यक्ति एक गुरुकुल भी चलाता है। तब राजा ने एक पत्र लिखकर उसे मिलने की इच्छा व्यक्त की और वह पत्र एक सैनिक के द्वारा अरुण के पास भिजवा दिया। पत्र पढ़कर अरुण को बहुत आश्चर्य हुआ। वह तुरंत राजा से मिलने के लिए चल पड़ा। राजधानी में पहुंचकर उसने राजा से भेंट की। राजा ने उसे अपने पास बुलाने का कारण बताया तो अरुण ने विनय पूर्वक कहा, राजन, राजनीति के प्रति मेरा कोई लगाव नहीं है। मुझे तो गुरुकुल चलाने में ही बहुत संतोष मिलता है। यह बात पत्र के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा नहीं सकता था, इसलिए आपके सामने स्वयं उपस्थित हुआ हूँ। आप मुझे क्षमा करें, मैं इस पद के योग्य नहीं हूँ। राजा श्वेतकेतु अरुण की सत्यवादिता से बहुत प्रभावित हुआ। बोला, आप जैसे व्यक्तियों की ही वास्तव में मुझे आवश्यकता है, जिन्हें किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं है, न पद का न प्रतिष्ठा का। मेरा मंत्री सुबुद्धि तो बिल्कुल भ्रष्ट हो गया है। उसे तो बस केवल धन चाहिए, प्रजा की भलाई का तो उसे कोई बिल्कुल ख्याल नहीं है। मैं उसे इस पद से हटाना चाहता हूँ। आपको यह पद लोकहित में स्वीकार करना ही होगा। हमें केवल सुबुद्धि को इस पद से नहीं हटाना है, बल्कि उन सभी अधिकारियों को भी हटाना है जिनकी सुबुद्धि से मिली भगत है और जो अपने कर्तव्य से बिल्कुल विमुख है। लेकिन यह काम बड़ी सावधानी से करना होगा। रहा आपके गुरुकुल को चलाने का सवाल, तो उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा। अरुण समझ गया कि राजा का यह एक प्रकार का आदेश ही है, इसलिए उसे इनकार करते ना बना। उसने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा ने तत्काल उसकी नियुक्ति कर दी। अगले ही दिन से अरुण ने अपना पद संभाल लिया। अरुण का मंत्री बनना और सुबुद्धि का पदयुक्त किया जाना, यह सब इतना तुरंत हुआ कि किसी को भी कानो कान इसकी भनक न पड़ी। सुबुद्धि को तब पता चला जब स्वयं ने राजा ने उसे पद से हटने के लिए कहा। यह जानकर कि उसे पदयुक्त किया जा रहा है, सुबुद्धि भौचक्का रह गया, किंतु करता भी क्या। राजा का आदेश था, इसलिए मानना ही पड़ा। न मानता तो राजा का कोपभाजन बनता। मंत्री पद पर नियुक्ति होते ही अरुण ने शुरुआत सुबुद्धि से ही शुरू की। उसने उसके अपराधों की एक लंबी सूची तैयार कराई और सुबुद्धि को बुलाकर उससे कैफियत तलब की। सुबुद्धि घबराया हुआ तो पहले से ही था। उसे जब कोई उत्तर न सोचा तो उसने भ्रष्टाचार का सारा दोष अधिकारियों के माथे मढ़ दिया। वह बोला, मुझसे शासक का कार्य करने में गलतियां तो जरूर हुई हैं, किंतु मैं बेकसूर हूँ। दरअसल कुछ खास काम ही मैंने अपने हाथों में रखे हुए थे, बाकी सब कार्य तो ये अधिकारी ही देखते थे। सुबुद्धि के इन विश्वास पात्र अधिकारियों की संख्या लगभग 100 थी। अरुण ने उन सबसे संपर्क किया और उन सबका यही उत्तर था कि जो काम उन्हें मंत्री महोदय द्वारा सौंपा जाता था उसे वह करते थे, इसलिए कसूरवार वह नहीं बल्कि मंत्री महोदय स्वयं है। इसका मतलब तो यह हुआ कि आप में से किसी का भी हाथ इस भ्रष्टाचार के पछड़े में नहीं है। अरुण ने जांच जारी रखते हुए कहा, अच्छा यह बताइए कि आप लोगों के पास अपनी कही गई बात का कोई प्रमाण है? एक नहीं अनेक हैं। एक अधिकारी बोला, अब तो भांडाफोड़ होना ही चाहिए। हम सैकड़ों प्रमाण जुटा देंगे। ठीक है, हम कल फिर मिलेंगे। तब तक मैं कुछ और काम कर लूंगा। मंत्री अरुण ने इतना कहकर उन सब अधिकारियों को वापस भेज दिया। अब अरुण ने सुबुद्धि को अपने साथ लिया और राजा के पास पहुंचा। वह राजा से बोला, राजन, सुबुद्धि से एक कोताही हो गई है। उसने अपने अधिकारियों पर केवल अपना हुक्म ही चलाया, उनका प्यार पाने की कोशिश नहीं की। इसलिए जैसे ही ये अपने पद से हटे, वैसे ही इनके ये अधिकारी भी इनके खिलाफ हो गए। तब इसे क्या दंड दिया जाए, राजा ने जानना चाहा। इस निर्णय पर मैं अभी तक नहीं पहुंच पाया हूँ, यह मैं आपको कल बताऊंगा, अरुण ने उत्तर दिया। राजा यह जानने को उत्सुक था कि देखिए अरुण इन अधिकारियों से कैसे निपटता है, इसलिए उसने इच्छा व्यक्त की कि वह अगले दिन भी अरुण के साथ बैठेगा। अगले दिन फिर सुनवाई शुरू हुई। नए मंत्री अरुण के साथ राजा भी दरबार में बैठा था। अधिकारियों को एक एक करके बुलवाया जा रहा था। पहला जो अधिकारी पेश हुआ उसने अरुण से कहा, अपने पहले मंत्री के बारे में आप जो कुछ जानना चाहते हैं मुझे विस्तार के साथ बताइए। अरुण का इशारा पाकर उस अधिकारी ने तो सुबुद्धि के खिलाफ उनकी बुराइयों का पिटारा ही खोल दिया। तब अरुण ने उसे रोका और बोला, ये तो हुई उनकी बुराइयां, अब मुझे कुछ उनकी अच्छाइयों के बारे में बताइए। अधिकारी चुप रहा। वह सुबुद्धि की एक भी अच्छाई के बारे में ना बता सका। तब अरुण ने उसे बाहर जाने का आदेश दे दिया। अब बारी आई दूसरे अधिकारियों की। वे भी आए और जितना कुछ जानते थे बताकर चले गए।
उनमें से केवल 10 अधिकारी ही ऐसे थे जो सुबुद्धि के गुणों के बारे में कुछ कह सके। सुबुद्धि का प्रमुख गुण जो अरुण को पता चला वह था अपना मनचाहा काम अपने अधीनस्थ अधिकारियों से येन केन प्रकाग्नेन यानी प्यार से डरा धमका कर या प्रलोभन देकर करवा लेना। जब सब अधिकारी चले गए तो अरुण ने राजा से कहा, राजन, हमें केवल उन 10 अधिकारियों को ही अपने यहाँ रखना चाहिए जिन्होंने सुबुद्धि के गुणों के बारे में भी चर्चा की, यानी इनमें से 90 की एकदम छुट्टी कर देनी होगी। रहा सवाल सुबुद्धि का, तो उसे अपने कारावास का प्रमुख बना देना चाहिए। अरुण का निर्णय असाधारण था। राजा को हैरानी हुई, बोला, यह कैसा निर्णय दे रहे हैं आप? अपराध बुद्धि वाले सुबुद्धि को आप बर्खास्त करने की बजाय एक जिम्मेदारी वाला पद देना चाहते हैं और उसके गुणों का बखान करने वाले अधिकारियों को आप नौकरी में ही बनाए रखना चाहते हैं। यह तो कोई न्याय न हुआ। राजा की बात सुनकर अरुण हंस दिया, बोला, राजन, यह तो माना कि सुबुद्धि एक ब्रज मंत्री था, पर साथ में यह भी मानना पड़ेगा कि उसने अपने अधिकारियों को इस प्रकार भयभीत रखा था कि वे अपनी जुबान नहीं खोल सकते थे। इसके लिए भी विशेष प्रकार की योग्यता होनी चाहिए। यह हर किसी के बूते का काम नहीं। अपराधियों को नियंत्रण में रखने के लिए इसी प्रकार की योग्यता दरकार होती है। इसलिए ही मैंने उसे कारावास का प्रमुख बनाने की सिफारिश की है। दूसरे, यह काम ऐसा है कि सुबुद्धि को अपना अधिकांश समय अपराधियों के साथ ही बिताना पड़ेगा। यह कोई कम सजा नहीं है। हाँ, जहाँ तक उन 90 अधिकारियों का सवाल है, उन्हें तो हटाना ही होगा, क्योंकि जिन्हें दूसरों में केवल बुराई देखने की आदत है, वे किसी की भलाई कैसे कर सकते हैं? वाह, मान गए आपको, राजा एकाएक बोल पड़ा। आप तो हमारे अनुमान से भी कहीं ऊंचे निकले। अब मुझे विश्वास हो गया कि आपसे बढ़कर कोई और मंत्री हो ही नहीं सकता। वास्तव में ही अरुण ने राजा श्वेतकेतु की सारी चिंताएं दूर कर दी थी। उसका हर निर्णय अद्भुत होता था। कुछ ही दिनों में राज्य भर से भ्रष्टाचार का नामो निशान मिट गया। प्रजा में सुख शांति छा गई और राजा भी अपनी प्रजा को सुखी देखकर खुश होता था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।